जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों ये और इम्पॉर्टेंट वीडियो है कुछ सूत्रों के ऊपर जो आपको अपनी पत्रिका को समझने में आसानी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे लिए कृपा करके शेयर कर दिया करिए। इनको अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में जानना है, अपने जीवन में क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है, यहाँ पे आने का पर्पस क्या है उनके लाइफ का, जीवन में ग्रहों को समझना हो अपनी लाइफ में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो देखिए पहला सूत्र क्या है कि आपकी पत्रिका, कोई भी आपका लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, एक चीज़ हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा, मुहूर्त बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की ताकत रखता है। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि कई बार आदमी स्वयं ऐसा कहता है ना कि भाई बड़े अच्छे समय पे जैसे हमने काम कर दिया, नहीं तो ये हो जाता। अब उसको तो जाने अनजाने में वो काम हो गया, उसने तो वो पूरी तरीके से सेट किया नहीं था जी कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन इस दिन इस तारीख को कराऊंगा इस स्कूल में। तब उसको तो नहीं पता कि उस दिन क्या दिन चल रहा था, क्या मुहूर्त था, क्या था पॉइंट जिससे कि उस मुहूर्त में स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं अपने जीवन में वृद्धि या विजय को प्राप्त होते हैं। उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तो सिर्फ ले जाके बच्चे को एडमिशन कराया। जिस दिन स्कूल में एडमिशन होना होता है, स्कूल स्टार्ट होने होते हैं, चल पड़ते हैं। अब वो दिन जो है 100 में से 95 बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, मान लीजिए 5 के लिए खराब होता है वही दिन, जिससे कि वो पिछड़ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये लिखा होता है, तो प्री डेस्टाइंड है, हम उसके हिसाब से आदमी काम करता रहता है। यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से बताने का आपको अर्थ ये है कि देखिए कोई मैरिज हो, आपकी नौकरी की बात हो, संतान उत्पत्ति की बात हो, आजकल कई बार जो है सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे मेरे पास कई बार कंसल्टेशंस आती हैं कि भाई कौन सा डेट सही है उस समय के लिए, कौन सा लगन सही होता है, भाई कौन सा टाइम सही है, हमको आप बता दीजिए गुरुजी। तो कहने का यहाँ पे अर्थ ये, अब सरलता से नॉर्मल लोगों के लिए जानने के लिए, भाई आप नहीं किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, नहीं किसी को बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये पता चल जाए कि हाँ हमको कोई काम है वो किस दिन नहीं करना। मान लीजिए आपकी पत्रिका में आपको शादी की आपका डेट है। अब आप शादी की डेट आपकी तय हो गई जी कि मैं बुधवार को विवाह करूंगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब नवमांश कुंडली में आपके D9 चार्ट में बुध महाराज अष्टम स्थान में नीच के बैठे हुए हैं। देखिए बुध महाराज बुधवार के जो स्वामी हैं वो अष्टम स्थान में वहाँ पे D9 में नवमांश चार्ट में उस वर्ग में जिसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपको उस समय, भाई शादी की बात चल रही है तो हम लोग सीधे चले जाएंगे D9 चार्ट में नवमांश में, क्योंकि शादी का सारा संबंध वहाँ से देखिए देखा जाना चाहिए। वो ऑन द होल एक चार्ट है, ये एक मैं बता दूँ आपको बात। तो D9 में आपने देखा जी कि बुधवार को हमारी शादी होनी है, बुध महाराज जो है वो अष्टम स्थान में पड़े हुए हैं नीच के। ओहो, यहाँ पे तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई हमारी। अच्छा जी, शादी हमारी हो रही है, आज बुधवार वाले दिन शादी हो गई। आज की तारीख है मान लीजिए अष्टमी तिथि है आज। हमको तो अष्टमी तिथि के बारे में भी कुछ नहीं पता। अष्टमी तिथि के स्वामी हैं राहु महाराज। राहु महाराज भी नवमांश कुंडली में मंगल के साथ बैठे हुए हैं चौथे स्थान पे। नवमांश में चौथे स्थान पे
राहु और मंगल की युति है और हम अष्टमी वाले दिन शादी कर रहे हैं, यानी कि जिसके स्वामी राहु महाराज हैं, तिथि के स्वामी होते हैं, जैसे प्रतिपदा के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं, उसी तरीके से अष्टमी के जो स्वामी हैं वो राहु देवता हैं। अब राहु देवता की जो तिथि थी उस दिन हम शादी कर रहे हैं, जो दिन था बुधवार उसका स्वामी अष्टम में पड़ा हुआ है, वो तो हमें पहले ही बता रहा है। ये दो चीज़ें सिर्फ हमको पहले ही बता रही हैं कि भैया देखो शादी में प्रॉब्लम आने वाली है, वो हमको पहले ही इन्होंने इंडिकेट कर दिया। और जिनका विवाह भगवान की कृपा से सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो कृपया अवश्य चेक करें कि जिस दिन उनका विवाह हुआ, जिस डे वाले दिन उनका विवाह हुआ, वो नवमांश चार्ट में अच्छा बैठा होगा। अगर उनका विवाह बड़ा सुचारू रूप से बिना प्रॉब्लम के बड़े सामंजस्य से चलता चला जा रहा है, वो दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग भी ये कहते हैं ना, भगवान ना करे किसी के जीवन में जो है कोई हेल्थ के इशू या इस तरीके का आए, लेकिन हम लोगों के जीवन में कभी भी किसी प्रिय निकट सगे संबंधियों की जब हेल्थ की बात आती है और कोई दिन बड़ा भारी होता है, तो हम लोग स्वयं कहते हैं भैया किसी तरीके से ये आज का दिन निकल जाए, बस फिर अगले दिन जो है वो भगवान की कृपा या अनुकंपा प्राप्त हो जाएगी, आज निकल जाए बस, हमको डॉक्टर ने कहा। तो दिन का बड़ा ज़्यादा महत्व है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दिन के दोनों जो हैं वो मेन कारक होते हैं। एक दिन के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, सूर्य का आधिपत्य है एक दिन पे, और जो उसका कार्य भार संभालते हैं वो चंद्र महाराज हैं। कहने का अर्थ है, ये एक बताने का सिर्फ आपको पॉइंट था। तो सूर्य और चंद्र अगर एक दिन के ऊपर राज्य करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों राजा रानी हैं प्लैनेटरी पोजीशंस में, तो एक दिन का महत्व कितना ज़्यादा होता होगा। तो कहने का, बताने का यहाँ पे ये बीच में अर्थ था, तो आप समझ गए होंगे। तो जो भी काम करिए इम्पॉर्टेंट, हमने बिजनेस खोलना है जी, बहुत बढ़िया, खोलिए बिजनेस, बिना सोचे समझे बिना पूछे किसी से आपको खोलना है, खोलिए बिजनेस। लेकिन कम से कम ये देख लीजिए कि अब आपने बिजनेस खोलना है, मान लिया आप मंगलवार वाले दिन बिजनेस को खोल रहे हैं अपने आप से, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखिए D10 चार्ट में, जैसे कि जो हमारा दशमांश वर्ग होता है जो नौकरी और बिजनेस से रिलेटेड है, अब D10 चार्ट में हमने ये देखा जी कि मंगल तो हमारा बैठा हुआ है 12वें स्थान में, नीच का होके बैठा हुआ है, वहाँ केतु भी साथ में बैठा हुआ है। अब हमने मंगलवार वाले दिन जो है वो अपना बिजनेस खोल लिया और हम ये कह रहे हैं हमें लॉस होता जा रहा है, हमारा लॉस चल रहा है, हमारी उधारी बढ़ रही है, हमारा कोई इनकम ही नहीं जनरेट होती उस काम। अरे जब भैया दिन ही खराब चुन लिया उस चीज़ के लिए, तो पहले ही अपनी किस्मत लिख दी आपने उस दिन के हिसाब से, और जो चार्ट में चीज़ें पहले से ही लिखी हुई थी उनको सत्य करार दे दिया आपने अंततः। क्योंकि यहाँ पे देखिए मुहूर्त का ये पॉइंट होता है गोपाल कृष्ण के ही अनुसार के, देखो भाई अगर कोई गुरु के सानिध्य में, कोई बड़ों के सानिध्य में अगर कोई ज्ञान पा गया तब तो वो बच जाता है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना, एल्डर्स की बात मान लो, गुरु की बात मान लो, ज्ञान ले लो, समझ ले लो, जो चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो प्रभु कहते हैं भाई वो बच जाएगा। अच्छा, वैसे ही चार्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं आपके पहले से ही हैं और आपने वैसे ही कहा अरे पत्रिका का क्या देखना, अरे हर चीज़ के लिए क्या पूछना, किसी भी चीज़ में आदमी का ये पॉइंट आ जाता है। तो पता चला वहाँ पे हमारा बंटाधार हो जाता है। एक बड़े काम के आयोजन करने के लिए देखिए दिन, वार, तिथि, नक्षत्र शुभ होने चाहिए। जैसे राम जी का विवाह पुष्य नक्षत्र में हो गया, तो पुष्य नक्षत्र जो है हर एक चीज़ के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए वो अशुभ कह दिया गया कि हाँ भाई अभी उनका लेबल लग गया पुष्य नक्षत्र में कि ये अशुभ हो गया है कि पुष्य नक्षत्र में विवाह होगा तो विवाह खराब हो जाएगा, कहने का अर्थ है। तो इसीलिए हर दिन, हर नक्षत्र
बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ पे देखना क्या है, 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट देखनी है जब भी कोई काम शुरू करें। दिन देखना है, डे, तिथि देखनी है, जो हिंदू तिथि होती है उसके तिथि का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है वो हमें देखना है कि भाई हाँ, हमको अगर काम शुरू करना है बिजनेस, तो तिथि का लॉर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं जी पूर्णिमा वाले दिन कोई काम, उसके लॉर्ड होते हैं शनि महाराज। अब हमारी पत्रिका में शनि कैसे हैं? अब हमारी पत्रिका में शनि बहुत खराब बैठे हुए हैं, हमको दंड देने के लिए बैठे हुए हैं हमारे कर्मों की वजह से। शनि खराब हैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, हम हमारे अपने कर्मों के हिसाब से देखिए वो अच्छे बुरे फल देते हैं सबको। तो ये लेबल लगा देना नहीं सही है कि शनि महाराज जो हैं वो खराब हैं। खैर, शनि हमारी पत्रिका में खराब बैठे हुए हैं और हमने जो है वो पूर्णिमा वाले दिन अपने हिसाब से तो काम शुरू किया। अरे भैया ज़बरदस्त, हमने तो पूर्णमासी वाले दिन काम शुरू किया था, पूर्णिमा वाले दिन ये कैसे हो गया? शनि मालूम पड़ा हमारे चार्ट में सबसे वीकेस्ट प्लैनेट है, तो हो लीजिए हो गया पूरा उस चीज़ का। कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो जीवन का, आपकी यात्रा हो, विदेश यात्रा हमको जाना है जी, हमको बाहर विदेश जाना है। अब आज हम उस दिन जिस दिन निकल रहे हैं विदेश यात्रा के लिए, अब हमको देखना है कि अरे अब आप देखिएगा कि आदमी विदेश जाता है, अब 100 में से भगवान की कृपा से 90 आदमी वहाँ पे जाके सफल हो जाता है। उनके लिए जो पत्रिका है या दिन और मुहूर्त उन्होंने मान लीजिए नहीं भी देखा, पर रैंडमली वो बहुत अच्छे थे। अब लेकिन कई बार 10 लोगों के लिए जो जा रहे हैं बाहर, वो उस दिन बेचारे निकले हैं जिस दिन उनकी पत्रिका के हिसाब से दिन, नक्षत्र, तिथि अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से वहाँ बाहर जाते हुए उनको पैसे का लॉस हो जाना, वहाँ बाहर जाके उनकी सेटिंग ना होना, एक बहुत मीडियोकर लाइफ जीना, वहाँ पे बाहर जाके भी उनको ये सब देखिए उठाना पड़ता है, या बाहर जा ही नहीं पाते हैं। ये भी एक पॉइंट होता है वहाँ पे कि जा ही नहीं पा रहे हैं। तो मुहूर्त, तिथि, आपको जो 3 चीज़ें देखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डे कौन सा है जो हमारा इंग्लिश डे होता है, तिथि देखनी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नक्षत्र देखना है। ये तीनों चीज़ें पार्टिकुलर वर्गा में कैसे बैठे हुए हैं। नौकरी की बात है तो D10 में, शादी की बात है तो D9 चार्ट में, संतान की बात है तो D7 चार्ट में, हमारे माता पिता से रिलेटेड बात है, सगे संबंधियों से लेके कोई बड़ी इम्पोर्टेंट आज हमको बात करनी है जी, हमको आज बंटवारे की या इसकी आज हम बिल्कुल तिया पाचा कर देंगे इसका, हमको रिश्तेदारी में बात करने अपने जाना है तो D12 में देखेंगे हम, जो हमारा चार्ट है वहीं हमारे सारे रिश्तेदार हैं, समझ लीजिए हमारे पापा, चाचा, नाना, ताऊ सब कुछ वहीं मिलेंगे आपको D12 चार्ट में। हम वहाँ जाके देखेंगे हाँ भैया आज ये दिन है, ये नक्षत्र है, ये तिथि है, हमको जाके अपने चाचा से बात करनी है, करें कि ना करें, उस वहाँ चार्ट के हिसाब से हमने जाके चेक करना पड़ता है हमको, उस हिसाब से हमको ये पता चल जाता है। अच्छा, अब दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। पत्रिका में हमारी उच्च के प्लैनेट बैठे होते हैं। व्यक्ति कहता है जी हमारा सूर्य उच्च का है, हमारा चंद्रमा उच्च का है, हमारा जो है वो बृहस्पति उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मैं आपको 2 पॉइंट याद कराना चाहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंटली, इस बात को याद रखिएगा कि देखिए ये तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कई वीडियो में, ये वाला सूत्र नहीं है, सूत्र अभी मैं बताऊँगा आगे, लेकिन ये तो आपको पहले ही देखना है कि मालूम पड़ा आपका कोई प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में वो नीच का हो गया है, तो वो देखिए अपना इफेक्ट आपको प्रदान नहीं करेगा, वो बाहर से आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से उसका बेस गायब होगा, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अगर आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट उच्च का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसके घर में वो बैठा हुआ है, जैसे मंगल महाराज जो हैं वो शनि के घर में मकर में उच्च के होते हैं, बहुत उत्तम बात है। अब अगर मंगल महाराज मकर राशि में बैठे हुए हैं, आदमी को
स्पष्ट रूप से सामने देखने में लगा कि भाई हमारा तो मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शनि जो उसके स्वामी हैं वो आपकी पत्रिका में खराब बैठे हुए हैं, वक्री हैं, खराब स्थितियों में, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ शत्रु राशियों में बैठे हुए हैं। तो जो ये मंगल है जो उच्च राशि में बैठा हुआ है, आपको उस प्रकार का फल नहीं देगा जिस प्रकार का उसको देना चाहिए। ये बात दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, ये आप सूत्र समझ लीजिए या आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो प्लैनेट उच्च का है। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरे तो बहुत प्लैनेट उच्च के हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उनके लिए बता रहा हूं। पहला बताया कि अगर उच्च का प्लैनेट है तो नवमांश में पहले चेक कर लीजिए उसकी स्थिति क्या है। पता चला वो अंदर ढोल में पोल निकले, वहां पे आपको उस तरीके का वो खराब बैठा हुआ है, वो प्लैनेट नीच का है, कहने का अर्थ है। अच्छा, दूसरा मैंने बताया आपको कि अगर आपका प्लैनेट कोई उच्च का है तो जिसके घर में वो बैठा हुआ है वो प्लैनेट कैसी स्थिति में है। अगर वो प्लैनेट बलहीन है तो जो मंगल उच्च का जो मैंने उदाहरण दिया है आपको, वो कोई फल वल आपको नहीं दे पाएगा अपने कारक तत्वों के हिसाब से। आप जितनी मेहनत करेंगे, यहाँ पे मेहनत की बात अवश्य आएगी, मेहनत करने लायक बना देगा, लेकिन फल देने लायक उस हिसाब का आपको नहीं बनाएगा, ये मैं बता दूं। तीसरा पॉइंट इसी में ऐड करते हुए, अब मालूम पड़ा आपका मंगल जो है वो मकर राशि में बैठा हुआ है आपके चार्ट में। अब आपको दो सूत्र पता चल गए कि हाँ मंगल मकर राशि में बैठा है, नवमांश में वो अच्छा है, लेकिन दूसरा सूत्र कि मंगल जो है वो मकर राशि में बैठा हुआ है और जो शनि उसके स्वामी हैं वो पत्रिका में खराब बैठे हुए हैं। चलो वो भी गड़बड़ हो गया मामला। अगर तो अब तीसरा पॉइंट क्या देखना है, तीसरा पॉइंट हमको ये देखना होता है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। मंगल अब अगर मकर राशि में बैठेगा तो इसका मतलब है वो 3 नक्षत्र हैं मकर राशि में, उनमें से किसी नक्षत्र में वो बैठेगा। अब मान लीजिए वो बैठा हुआ है मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। अब आपकी पत्रिका में जो चंद्रमा है वो नीच के बैठे हुए हैं या शनि राहु केतु इनके साथ बैठे हुए हैं। बाहर से आदमी को लग रहा है कि अरे मंगल की दशा, मंगल तो हमारा उच्च का बैठा है, उच्च का बैठा है। अब दूसरी तरफ हमको पता चल रहा है कि मंगल की दशा में हमको इतनी मेंटल इश्यूज आए, इतनी हमको प्रॉब्लम्स आई अपने जीवन में कि हम कह नहीं सकते हैं उसको। मतलब उसका जो बीज है यानी कि नक्षत्र का स्वामी है वो चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र का स्वामी, वो खराब बैठा हुआ है हमारे चार्ट में। तो हमने तीनों चीज़ें चेक करी। मंगल नवमांश में कैसा है, अगर उच्च का आपके चार्ट में बैठा है तो। दूसरा हमने देखा कि मंगल का डिस्पोजिटर यानी कि जिसके घर में वो उच्च के होते हैं शनि महाराज, वो कैसे बैठे हैं, चलो जी वो भी देख लिया। तीसरा पॉइंट नक्षत्र, मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है जी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा हमारे चार्ट में बड़े उत्तम बैठे हुए हैं, वो तो अपनी स्व राशि के बैठे हुए हैं। बड़ी उत्तम बात हो गई। फिर तो आप मान के चलिए कि आपकी पौ 12 हो गई। फिर तो आपको अच्छा रिजल्ट मंगल ने देना ही देना है हर प्रकार से। विदेश से क्या, काम से क्या, नॉलेज से क्या, ज्ञान से क्या, माइंड बड़ा ज़बरदस्त चलेगा आपका। ऐसी स्थिति में बड़ा फास्ट काम करने वाले होंगे। कई प्रकार की आपकी काम की पूर्तियां यहाँ पे मंगल महाराज कर देंगे। लेकिन अगर अब ये तीनों चीज़ें आपके चार्ट में खराब बैठी और आदमी इधर आगे से कह रहा है हमारा जीवन में मंगल उच्च का है और सही नहीं हुआ हमारे साथ, पत्रिका गलत होती है, ज्योतिष गलत होता है, ये पॉइंट। अच्छा, अब इसके साथ एक और सूत्र लास्ट में इसी वाले पॉइंट के साथ मैं ऐड ऑन करके आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में मंगल महाराज उच्च के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझने की बात होती है कि अगर मंगल के साथ कोई शत्रु प्लैनेट यहाँ पे बैठा हो या कोई नीच का प्लैनेट यहाँ पे कई बार बैठ जाए आके, तो देखिए बड़े विपरीत परिणाम यहाँ पे कई बार आपको वो दे सकता है। अब देखिए मंगल का सबसे भारी शत्रु है बुध, आप ये मान के चलिए सबसे भारी शत्रु उसका बुध है यहाँ।
अब अगर बुध महाराज यहाँ साथ में बैठे हुए हैं मकर राशि के मंगल में, तो यहाँ पे वो कई बार कई तरीके की परेशानी वो आपको दे सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। कई बार भाग्य को लेके, कई बार एल्डर्स को लेके, कई बार सीनियर्स को लेके, कई बार काम को लेके, अथॉरिटी को लेके, पैसे को लेके बड़ा फेरबदल यहाँ कर सकते हैं ये बुध अगर बैठे हुए हैं मंगल के साथ। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, कि अगर यहाँ पे मंगल के साथ नीच का प्लैनेट, यानी कि नीच का प्लैनेट यहाँ पे मकर राशि में कौन हुआ, आपका जो है वो बृहस्पति महाराज हुए। अब बृहस्पति भी यहाँ मकर में बैठे हैं, मंगल भी यहाँ पे मकर में बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में तो बृहस्पति का नीच भंग भी हो जाएगा, क्योंकि वो उच्च के प्लैनेट के साथ एक बैठा हुआ है उस राशि के, तो नीच भंग हो गया बृहस्पति के, बिल्कुल हो जाएगा। पराशर ऋषि के अनुसार उन्होंने ये कहा है, लेकिन ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए। देखिए ये बड़ा एक समझ, मैं कहूँगा एक बड़ी नॉर्मल सी बात है समझने के लिए, कि हमारे पास 100 रुपये हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे मंगल महाराज वहाँ बैठे हैं, उनके पास 100 रुपये हैं, उच्च के होके वो बैठे हैं, तीनों पॉइंट उन्होंने पहले के पूरे कर लिए, जो मैंने आपको बताया कि वो नवमांश में भी ठीक थे, उनका डिपॉजिटर शनि वो भी अच्छा बैठा हुआ है, और उनका नक्षत्र का स्वामी वो भी अच्छा बैठा हुआ है। अब साथ में यहाँ पे बृहस्पति महाराज नीच के बैठे हुए हैं, तो भी वो मंगल फल नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके का, किसी के लिए तो बहुत बेकार फल दे देते हैं, इससे विपरीत, उच्च के विपरीत नीच कर देते हैं सारा काम। उसकी वजह क्या है कि देखिए, जो मैं बता रहा था कि आपके पास 100 रुपये हैं और कोई आपके साथ बैठा हुआ है 0 रुपये लेके, आपके साथ में वो बैठा हुआ है। रुपए के माध्यम से समझा रहा हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है सभी के। अब ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने उसको 10 दे दिए कि लो भैया अपना काम चलाओ, फिर उसका वो तो खाली हाथ ही खड़ा है, वो तो नीच का खड़ा है। फिर आपसे उन्होंने कह दिया कि भैया फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर आपने कहा अच्छा लो भैया ये 10 रुपये और पकड़ो। इस तरीके से पता चलेगा कि वो 10-10 रुपये करते हुए आपको भी 0 कर देगा, खुद तो 0 वो था ही था यहाँ पे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, इट विल कीप सकिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव प्लैनेट। कोई भी अगर आपका उच्च का प्लैनेट बैठा हुआ है और उसके साथ अगर दूसरा नीच का प्लैनेट साथ में बैठ गया है, तो वो आपके लिए ट्रबल ला सकता है। उच्च के प्लैनेट के साथ अगर कोई घोर शत्रु का प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई शत्रु प्लैनेट बैठा है, तो आपके लिए मुसीबत ला सकता है। जैसे शनि उच्च के बैठे हैं, कोई कहे हमारे शनि उच्च के बैठे तुला राशि में, अब उनके घोर शत्रु कौन है, मंगल, क्षमा कीजिएगा, घोर शत्रु कौन है, सूर्य और चंद्रमा, वो साथ में वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अवश्य आप याद रखिए कि ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं होगी, इसकी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। आप शनि को उच्च का यहाँ पे नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सी कथा कहानियाँ आपको बता रहा है। देखिए तीसरा सूत्र, कोई भी प्लैनेट लगन चार्ट में, वर्ग चार्ट में, कोई भी वर्ग चार्ट हो, आपका D9 चार्ट हो, D10 चार्ट हो, D7 चार्ट हो, D12 चार्ट हो, हमारे माता पिता से संबंधित चार्ट हो, D30 चार्ट हो, जहाँ से हम अपने जीवन में कष्ट या परेशानियों को देखते हैं, त्रिमशांशा चार्ट, कोई भी चार्ट हो, आप मान लीजिए वर्ग, 16 वर्ग होते हैं इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग वर्ग है, नौकरी के लिए अलग, मकान लेने के लिए अलग, गाड़ी लेने के लिए अलग, हमारे ताकत के लिए अलग, भाई बहनों के लिए अलग, सब अलग वर्ग है। यहाँ पे पराशर ऋषि ने डिवाइड करके बता दिए कि भैया देखो, ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो इन वर्गों में जाके देखते रहो। अब यहाँ पे मुझे आपको बताने का क्या पॉइंट है कि देखिए, कोई भी वर्ग हो, कोई प्लैनेट वहाँ पे 6th, 8th या 12th हाउस में बैठता है, मान लीजिए, हम लोग स्वयं बताते हैं, कहीं ज्योतिष बताते हैं, कहीं बंधु बताते हैं, कहीं हमसे ज्ञानी बहुत जो हैं वो बताते हैं, जो ज्योतिष विद्या में बहुत ज्ञानी हैं, और वो सब बताते हैं कि देखिए 6ठे, 8वें, 12वें में अगर कोई वर्ग में प्लैनेट बैठा हो तो वो हमारे साथ जो है किसी प्रकार का कोई परेशानी या कष्ट हमको दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, दे सकता है। और अगर वो
वहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, नीच का है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि भाई कष्ट आने की संभावना है। अब जैसे नवमांश वर्ग है, D9 की हम लोग बात करें, हमारी शादी की कुंडली है, वहाँ पे मालूम पड़ा D9 में हमारे 7th हाउस का लॉर्ड, D9 में 7th हाउस का लॉर्ड, यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि D9 में जो 7th हाउस का लॉर्ड होता है वो आपका असली लाइफ पार्टनर है और कोई नहीं है। ये बात याद रखिएगा, हमारे लगन का 7th हाउस का लॉर्ड आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। आपका दारा कारक जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। आपका लाइफ पार्टनर वो और कई चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, हमको स्वयं को भी अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग कई बार स्वयं नहीं कहते हैं कि अरे तुम क्या जानते हो असली हितेश को या असली इसको मुकेश को या असली सुरेश को, तुम क्या जानते हो असली। उसका रूप ये है, वो इस तरीके का व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं है, वो अंदर से बड़ा नम्र है, वो अंदर से बड़ा ये है। तो हम लोग अपने में 100 तरीके के कैरेक्टर रखते हैं आदमी। तो जो पॉइंट ये है कि तो जहाँ पे हम लोग ग्रह की बात कर रहे हैं कि दारा कारक, अरे वो कुछ और क्वालिटी को दिखाता है हमारे लाइफ पार्टनर के संबंध में। जो लगन का 7th हाउस का लॉर्ड है वो किसी और चीज़ के लिए प्रभु ने या पराशर ऋषि ने जो है हम लोगों को लिए बताया है। D9 में 7th हाउस का लॉर्ड स्पेसिफिकली हमारे लाइफ पार्टनर के लिए है। ये याद रखिए, जीता जागता लाइफ पार्टनर 7th हाउस वहाँ पे। अब वहाँ पे D9 में 7th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में 6ठे में, 8वें में, 12वें में पड़ा हुआ है। अब ये एक विकट समस्या है, कठिनाई वाली समस्या यहाँ पे देखिए वो शो करता है। अब अलग अलग लगन में अलग अलग लोगों के लिए वो कठिनाई की समस्या शो करता है, या वो ये शो करता है कि भाई कोई लाइफ पार्टनर विदेश में रहेगा, कोई लाइफ पार्टनर डॉक्टर होगा, कोई लाइफ पार्टनर के आने से आपका घर भर जाएगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग है। अब ये थोड़ी है D9 में 7th हाउस का लॉर्ड किसी के चार्ट में अगर 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो इसका मतलब हो गया अब हमारे लाइफ पार्टनर की हानि हो गई, दूरी हो गई, ये हो गया वो नहीं। भाई हो सकता है वो दूर का हो, विदेश का हो, आप शादी के बाद बाहर जाके बस जाएं, ये चीज़ भी तो शो कर रहा हो ना। हमेशा उसी में नेगेटिविटी क्यों खोजनी चाहिए। और मैं सदैव कहता हूं कि देखिए कोई प्लैनेट कभी भी नेगेटिविटी देता ही नहीं है, उसके स्थिति के अनुसार से काम तो कर लीजिए। अब कल मैं अब ये नहीं बताऊंगा, क्या मैं किसी को कुछ बताता भी नहीं हूं कभी क्योंकि किसी के बारे में, लेकिन कोई सज्जन जो है कंसल्टेशन ले रहे थे और 7th हाउस के जुपिटर के बारे में बात हो रही थी कि पब्लिकली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बंधु होंगे, वो कहते हैं जी कि 7th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर बहुत खराब होता है। और पराशर ऋषि ने उसके लिए एक ही संबोधन दिया है कि 7th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जो है अपने पिता से ज़्यादा नाम रोशन करता है, नाम को उनको आगे बढ़ाता है 7th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर। और वो गलत बात भी नहीं है, लेकिन 7th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर कई लोगों के लिए खराब क्यों हो सकता है। अब जैसे मिथुन लगन है, कन्या लगन है, वहाँ पे 7th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर एक तरीके से वहाँ पे बाधक प्लैनेट भी होता है ना, तो उनके लिए मारक भी होता है, बाधक भी होता है, तो उनके लिए ज़्यादा कष्ट दे सकता है। कई बार वहाँ दूसरी स्थितियाँ लग गई तो अब 7th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति वो कहेंगे जी वो तो खराब होता है। अब लोगों ने वीडियो सुने, लोग कुछ बना रहे हैं वीडियो के 7th हाउस में जुपिटर का मतलब कोई महाराक्षस और महापापी व्यक्ति का जन्म हो गया और बहुत ख़राब रिजल्ट देगा और ये है वो है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 7th हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति बृहस्पति के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। कोशिश करता हूँ कि जो उसके प्रेजेंटेबल पार्ट्स हैं, अच्छे पार्ट्स हैं, उसको आदमी ग्रहण करे। भाई यही तो होता है ना, किसी स्थिति में बैठा हुआ प्लैनेट हमको उससे वो वहाँ पे हमें क्या दे सकता है, वो हमें वहाँ क्या सिखा रहा है, वहाँ क्यों बैठा है। अगर बैठा है गलत स्थिति में, मान लीजिए अगर वो बैठा है, इसका मतलब दंड स्वरूप कहीं वो बैठा है आपके गलत ना, कि ऐसा थोड़ी किसी की पत्रिका में कोई जन्म लेके आया उनका बृहस्पति उच्च का केंद्र में बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है और किसी का बृहस्पति नीच का होके बड़ा अष्टम में और नवमांश में भी बिल्कुल वो
खराब बैठा हुआ है और उनको जीवन में बड़े तंग और परेशानी और कष्ट चलते चले जा रहे हैं। अरे भाई, ये तो बट नेचुरल है, हमारे पुराने अपने जन्मों की कर्मों की वजह से हमको ये चीज़ें उठाने को मिल रही हैं। खैर, पॉइंट ये नहीं था। पॉइंट ये था कि देखिए, बृहस्पति अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो अब खराब है, इट इज़ बैड, या उसको दोष लग जा रहा है। हाँ, कौन से चार्ट है, कौन सा लगन है, किस चीज़ में वो बेनिफिट प्रदान नहीं कर पा रहा है, किस स्थिति में, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज बढ़िया है। तो कहने का मेरा अर्थ यहाँ पे क्या था कि पत्रिका में अगर मान लीजिए आपके किसी भी वर्ग में कोई प्लैनेट 6, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है, तो सूत्र ये है कि अगर उसको बृहस्पति देख लेता है तो ये बात याद रखिए, वो प्लैनेट जो है वो सेव हो जाता है। इस बात को याद रखिए। ये बहुत एक अमृत तुल्य जो है वो दृष्टि उस वर्ग के लिए बृहस्पति आपको प्रदान कर रहा है। तो जिसको कहा जाता है ना कि अरे संकट आया टल गया, ये वाला पॉइंट वो बृहस्पति शो करता है। D9 में मान लीजिए आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है और D9 में D9 के लगन के लिए बृहस्पति जो है वो शुभ प्लैनेट भी हैं और बृहस्पति वो उस आपके 7th हाउस के लॉर्ड को देख लेते हैं। और अगर 7th हाउस को भी देख रहे हैं तब तो फिर बात ही क्या, तो या वहाँ बैठे हुए हैं या देख लिया किसी तरीके से, तब भी बहुत उत्तम बात आ जाती है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी वर्ग हो और वहाँ पे अगर प्लैनेट 6th में, 8th में या 12th में बैठा हुआ है और अगर वो बृहस्पति के द्वारा दृश्य है, देखा जा रहा है, तो इसका मतलब उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि यहाँ पे राशि दृष्टि की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ग्रह दृष्टि की बात नहीं कि बृहस्पति देखते हैं 1, 5 और 9 दृष्टि से। यहाँ राशि दृष्टि भी काउंट होती है, जैसे कि द्विस्वभाव राशियाँ द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति मिथुन में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो वो कन्या को भी देखेंगे, मीन को भी देखेंगे और धनु को भी देखेंगे। ये रूल है, इसको समझ लीजिए। अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है मूवेबल राशियों में, चर राशि में, चर राशि हमारी कौन सी होती हैं, हमारी होती हैं आपकी ये मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो हैं वो चर राशियां हैं, मूवेबल राशियां हैं। अब इसमें जो प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए कोई कहे जी हमारा शनि जो है वो बैठा हुआ है मेष राशि में, तो क्या मेष राशि में बैठा हुआ शनि जो है वो कुंभ राशि को देख रहा है? क्योंकि उसकी तो दृष्टि जाती नहीं है वहाँ पे, उसकी तो 10वीं दृष्टि मकर तक जाएगी अगर मेष में बैठा है, या मिथुन को देखेगा या तुला को देखेगा, कुंभ को तो देखेगा नहीं। तो मेष राशि में बैठा हुआ शनि स्थिर राशियों को देखता है, यानी कि वो कुंभ को देखेगा ही देखेगा। तो चर राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स स्थिर राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स को या स्थिर राशियों को देखेंगे ही देखेंगे। और स्थिर राशियां कौन सी होती हैं जी? स्थिर राशियां होती हैं आपकी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और आपका क्या नाम लेते हैं, कुंभ। ये चारों जो हैं ये स्थिर राशियां हैं, ये एक जगह जमी हुई हैं, फिक्स्ड साइंस हैं ये। तो फिक्स्ड साइन में बैठा हुआ प्लैनेट, अब जैसे आप कहें जी कि हमारा शुक्र बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो क्या वो कर्क राशि को देख रहा है? हाँ, बिल्कुल देख रहा है, क्योंकि फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ प्लैनेट चर राशि वाले प्लैनेट को देखता है। और द्विस्वभाव में जो ड्यूअल साइंस में बैठे होते हैं वो आपस में देखते हैं। तो साइंस भी साइन को देखते हैं, इसको भूलिएगा मत। और इसको अनदेखा करने की गलती बहुत गड़बड़ होती है। इसीलिए कई बार आदमी के, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है उदाहरण के तौर पे, और उनके चार्ट में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 7th हाउस में, मान लीजिए बैठे हुए हैं, और उनके चार्ट में शनि बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और उनके चार्ट में मंगल महाराज बैठे हुए हैं 10th हाउस में, और राहु महाराज भी, मान लीजिए राहु केतु भी वहीं केंद्र में बैठे हुए हैं। तो अब आदमी कहेगा कि
अरे मेरे बृहस्पति 7th हाउस को तो शनि भी नहीं देख रहा, 4th हाउस में बैठा हुआ, मंगल भी 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी नहीं देख रहा, उसकी कोई ग्रह दृष्टि तो है नहीं। इतनी सत्यानाशी काहे हो गई फिर हमारे जीवन में शादी को लेके? क्योंकि वो ग्रह दृष्टि नहीं, आपकी राशि दृष्टि तो जन्म से पड़ रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो राशि दृष्टि होती है वो परमानेंट है, वो जन्म लिया और आज से शुरू हो गई और वो चलती चली जा रही है मृत्यु तक। और जो ग्रह दृष्टि होती है, जैसे बृहस्पति कहें जी 5th दृष्टि से फलाने घर को देख रहा है, फलाने प्लैनेट को देख रहा है, वो तब लागू होती है जब उनकी दशा या अंतरदशा आती है, उनका टाइम पीरियड आता है ना, तब वो लागू होगी। वो हमेशा से लागू नहीं हो रही है चीज़ों को लेके, ये भी याद रखिएगा। पूरा बेनिफिट आपको तब दे पाएगी ना वो दृष्टि, आपकी दशा चली, आपका बृहस्पति 1st हाउस में बैठा है, 5th हाउस पे उसकी दृष्टि है, बहुत उत्तम बात है। अब अगर किसी की मान लीजिए दशा आ गई बृहस्पति की ऐसे केस में और 5th हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भरपूर फल वो आपको प्रदान करेगा 5th हाउस के। और अगर आपकी पत्रिका में अभी बृहस्पति की दशा आई नहीं है, बृहस्पति 1st हाउस में 5th को देख रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि उस समय उसका टाइम नहीं है ना, तो टाइम बहुत महत्व रखता है। लेकिन राशि दृष्टि इस परमानेंट, वो चल रही है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। तो बृहस्पति अगर देख लेते हैं ऐसे किसी प्लैनेट को जो किसी भी वर्ग में 6th 8th या 12th में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए वो प्लैनेट बच गया, सेव हो गया। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र एक और मैं बताऊं आपको, स्त्री वर्ग के लिए है ये मोस्टली। स्त्री वर्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट उनके जीवन में होता है D9। उनके अपने लगन चार्ट से भी इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? D9। वजह इसलिए नहीं कि उनको शादी करने होती है, आज तो स्त्रियां जो हैं, हमारी माँ बहनें जितनी भी हैं, वो सब बहुत ऊंचा वृद्धि में पहुंच रही हैं और कहाँ से कहाँ जो है आज के ज़माने में, चाहे करियर फ्रंट हो, चाहे कुछ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हर प्रकार की, वो ऊंचे से ऊंचा उठा रही। हमारी माँ भी जो है वो सर्विस करती थी, तो स्त्रियां तो खैर वैसे ही जननी हैं, मैं तो शुरुआत से ही कहता हूँ कि। तो फिर हम लोग जो है बात कर रहे थे स्त्रियों की, कि हाँ स्त्रियों के लिए अगर वो D9 का चार्ट अपना देखें ना, अब उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट D9 का चार्ट होता है। तो आप ये कहें कि नहीं D9 का चार्ट उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अगर सिर्फ मैरिज की बात से ही हम लोग नहीं आके स्त्री को देखिए, जीवन में सब जीव जंतु, पुरुष महिलाएं, सब जिनका जन्म हुआ है और जब मृत्यु के ग्रास बनते हैं, मैं ये मानता हूं कि देखिए जो धर्म का दायित्व है ना निभाने का, वो एक स्त्री के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। धर्म निभाने का पुरुष के ऊपर होता है और धर्म निभाने का स्त्री के ऊपर होता है। अगर स्त्री अपने धर्म से गिरी तो समझ लीजिए पतन है, तब प्रलय का अब है समय, आप ये मान लीजिए ना। माँ ही जब बच्चे को खाने लगे, माँ ही जब बच्चे को प्रताड़ित करने लगे, तब अब वो समय कैसा होगा। अब आप उसी की दृश्य की कल्पना करके आप सोच सकते हैं, अच्छा हाँ भाई ठीक है, तब तो समझ में आता है कि स्त्री के लिए D9 चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट होगा। शादी के लिए नहीं आप पॉइंट कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ। वजह क्योंकि D9 चार्ट या नवमांश वर्ग धर्म के लिए भी जाना जाता है। भाई ये हमारे चार्ट का जो 9th हाउस है उसी का तो एक्सटेंशन है, विस्तार है D9 चार्ट। D9 चार्ट के बहुत प्रयोग हैं। D9 चार्ट नवमांश वर्ग जो है लगन चार्ट के साथ मिला के देखा जाता है कि भाई चलो हाँ दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ताकत कैसी है, उस लिए देखा जाता है। फिर D9 चार्ट देखा जाता है जी हमारी शादी के लिए। D9 चार्ट देखा जाता है हमारी शादी से संबंधित हमारे लाइफ पार्टनर और उसके पूरे परिवार के लिए। उसलिए D9 का चार्ट देखा जाता है हमारी पास्ट लाइफ से संबंधित। D9 या नवमांश का चार्ट देखा जाता है हमारी भक्ति, धर्म, पूजा पाठ, इन चीज़ों के लिए।
पाप कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए अलग अलग आप उसकी व्याख्या ले लीजिए। D9 की बड़ी व्याख्या है, उसकी बहुत गूढ़ता है, उसकी बहुत गहनता है। तो D9 चार्ट धर्म से भी संबंधित है और स्त्रियां हमारे घर, परिवार, समाज, दुनिया, धर्म, इन चीज़ों को लेके चलने वाली है ना। तो इसलिए स्त्री के चार्ट में लगन चार्ट से ज़्यादा D9 चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर अवश्य फोकस करिए। लगन चार्ट अच्छा है, D9 का चार्ट अगर खराब हो गया है, बहुत डिफिकल्टीज जीवन में आ सकती हैं, नॉट ओनली इन मैरिज बट इन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो स्त्री वर्ग के लिए D9 का जो चार्ट होता है, नवमांश का चार्ट होता है, वो पैरामाउंट है उनके लिए। ये स्त्री अच्छी है, बुरी है, किस प्रकार से व्यवहार करने वाली है, किस प्रकार से समाज को लेकर चलने वाली है, इसका मन क्या है, अंदर से इसको कैसे चलना है, इसका विवेक, इसकी समझदारी, इसकी ज्ञान, इसका इंटरनल थ्योरीज, इसके इंटरनल पाप, इसके इंटरनल सोच कैसी है, D9 से जाना जाएगा। स्त्री वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे से कभी भी जो फीमेल्स हैं, मेरी जो माता बहनें हैं, वो ये अवश्य याद रखें कि उनका लिए सबसे पैरामाउंट चार्ट है D9। लगन चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि कितना कितना वेटेज दिया जाए गुरुजी, तो मैं आपसे कहूँगा कि स्त्री वर्ग के लिए 75% वेटेज जो है वो नवमांश चार्ट का है और 25% वेटेज जो है वो लगन चार्ट का है। ये बात याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट सूत्र स्त्री वर्ग अवश्य जो है माता बहनें याद रखें। अगर D9 गड़बड़ा गया है तो वो बहुत कुछ आपके लिए कह रहा है। तो इसका मतलब वो रीड करना अलग से, कहने का मतलब ये था कि देखिए लगन का चार्ट अलग है, आप उसको मिला के रीड मत करिए, आप D9 चार्ट को अपना लगन समझिए। D9 का लगन का लॉर्ड स्त्री देख रही है, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, जो देख रही है वो कि D9 में लगन का लॉर्ड D9 चार्ट में ही खराब बैठा हुआ है, कहीं 8वें में नीच का। तो अब वो कह रही हैं कि हमारे लगन का लॉर्ड तो वैसे, हमारे लगन का लॉर्ड तो सही है भाई, बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। तो क्योंकि उन्होंने D9 को अलग रूप में देख रही हैं कि भाई ये तो मैरिज के लिए, या हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। कई लोग तो देखते ही नहीं है, 50% सिर्फ लगन चार्ट के ऊपर ही फोकस कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। अब D9 के लिए, स्त्री के लिए वो सोचती है कि भाई चलिए, जो जान भी गई हैं, जिनको ज्ञान भी आ गया, वो सोचते हैं ये मैरिज के लिए है सिर्फ। नहीं, आप देखिए आपके D9 का लगन का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा होगा देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, अदरवाइज बहुत बड़ी परेशानियां यहाँ पे आपको वो वही शो कर रहा है। आप D9 नवमांश लगन को एक सेपरेट लगन अपने लिए मान के चलिए। आप वहाँ से देखिए नौकरी, वहाँ से देखिए अपना काम, वहाँ से देखिए शादी, वहाँ से देखिए संतान, वहाँ से देखिए आपका व्यवहार, आपका मून, आपका जो आपको मन, आपका कहने का अर्थ है, वहाँ से आप देखेंगे। एक सूत्र आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, कई बार आदमी को ये लगता है कि भाई हमारी पत्रिका में शुक्र नीच का है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में शुक्र नीच का है, लेकिन अगर वो आपकी पत्रिका के लिए जो राजयोगकारी प्लैनेट है, शुक्र आपकी पत्रिका के लिए राजयोगकारी प्लैनेट है, जैसे कि आप मान के चलिए वृष लगन का चार्ट है, तुला लगन का चार्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो लगन का स्वामी ही है। मिथुन लगन में, कन्या लगन में यहाँ पे जो है वो शुक्र महाराज शुभ होते हैं। या मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, यहाँ पे राजयोगकारी होते हैं, सबसे बेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं शुक्र महाराज। अब मान लीजिए कि चार्ट में कुंभ लगन का चार्ट है मान लीजिए, और कुंभ लगन के चार्ट में शुक्र महाराज जो हैं वो नीच के हैं, आपके चार्ट में कन्या राशि के हैं, तो व्यक्ति को देखते तो लगता ही है ना कि अरे हमारा शुक्र नीच का है। लेकिन अगर आपके लिए, आपके लगन के लिए शुक्र महाराज राजयोगकारी प्लैनेट है, मतलब कि शुभ फल देने वाले हैं, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके लगन के अकॉर्डिंग वो शुभ फल देने वाले हैं, और अगर वो नीच के भी हैं तो भी वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर मान लीजिए कुंभ लगन में शुक्र महाराज जो है कन्या राशि में बैठे हैं,
तो वो अच्छा फल प्रदान यहाँ पे आपको अवश्य करेंगे, ये मैं बता दूँ। बुद्ध महाराज कुंभ लगन की ही उदाहरण के लिए तुरंत एक बात कर लें। अगर बुद्ध महाराज कुंभ लगन में मान लीजिए मीन राशि में बैठे हैं आपकी पत्रिका में, तो वो भी वहाँ पे शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आपकी संतान होगी नहीं होगी, आप व्यक्ति सोच रहा है नहीं जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में कुंभ लगन है और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd में नीच का बैठा हुआ है, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से फल वो आपको प्रदान करेगा। कहने का क्या मतलब था कि अगर आपकी पत्रिका में कोई प्लैनेट नीच का है लेकिन आपके लगन के अनुसार वो राजयोगकारी प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, और वो आपके नीच राजयोगकारी प्लैनेट है, तो भी वो नीच का होने के बावजूद भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए कि मेष लगन का चार्ट है और मेष लगन में चंद्रमा महाराज जो हैं वो 1st हाउस में बैठे हुए हैं, वो नीच के यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे वो शुभ फल प्रदान करेंगे कि बैड रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। मैं सिर्फ प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, उसको कौन देख रहा है और कौन से असर पड़ रहे हैं, उसकी वजह से वो अच्छा या बुरा और हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेष लगन में चंद्रमा केंद्र के शुभ प्लैनेट माने जाते हैं और अगर वो 1st हाउस में बैठे हैं और नीच के हैं लेकिन मेष लगन के लिए राजयोगकारी प्लैनेट हैं, तो यहाँ पे वो शुभ फल प्रदान अवश्य करेंगे, ये कहने का मतलब है। और ये सारे वर्गों पे लागू है। अगर आप ये D9 में देखें कि D9 में जी हमारा शुक्र जो है नीच का हो गया, नीच का हो गया, अब क्या होगा। गुरुजी तो बताते हैं कि नवमांश वर्ग में शुक्र सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है और वही नीच का हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर वो उस वर्ग के लिए D9 का जो आपका लगन है उसके अकॉर्डिंग शुक्र जो है वो राजयोगकारी प्लैनेट हैं, तो वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। मान लीजिए आपका D9 में लगन है कन्या और 1st हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं नीच के होके, तो क्या शुक्र यहाँ खराब रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्रदान अवश्य करेंगे। तो कोई भी प्लैनेट किसी भी वर्ग में मैं कह रहा हूँ D9, D10, D7, D12, D30, किसी भी वर्ग में अगर नीच का बैठा हुआ है लेकिन उस वर्ग के अकॉर्डिंग अगर वो राजयोगकारी है, तो वो आपको अच्छा फल अपने हिसाब से, अपने कारक तत्वों के हिसाब से अवश्य देगा। एक यहाँ पे एक और आपको मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र बताऊं कि देखिए 2nd हाउस जो है वो न्यूट्रल हाउस होता है। उसकी व्याख्या जो है ये करी जाती है कि भाई 2nd हाउस में बैठा हुआ है प्लैनेट, वो कैसा फल देगा। अब कोई प्लैनेट केंद्र में बैठा होता है, कोई त्रिकोण में बैठा हुआ होता है 5, 9 में या 1, 4, 7, 10 में, तो हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा देगा, या केंद्र में बैठा है तो हमको सपोर्ट मिलेगा, 5 और 9 में बैठा है तो हमको धन मिलेगा। इस तरीके से हम लोग व्याख्या करते हैं। बट व्हाट अबाउट द 2nd हाउस? 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको किस प्रकार से फल देगा, उसका क्या डिक्टम है? तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट की बात कर रहा हूं, वो आपको किस हिसाब से बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फल प्रदान करेगा, ये मैं बता दूं। वो मित्र राशि का बैठा हुआ है, शत्रु राशि का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, स्व राशि का बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको फल देगा। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में मेष लगन का चार्ट है और 2nd हाउस में आपके यहाँ पे चार्ट में बैठा हुआ है मंगल, बैठा हुआ है यहाँ पे लगन का लॉर्ड ही 2nd हाउस में जाके बैठ गया। अब हमको तो ये लग रहा है कि भाई ये मंगल है, लगन का लॉर्ड है, 2nd हाउस में जाके बैठा है, बढ़िया फल देगा। अब तो घर परिवार, पैसा, दुनिया, अरे क्या बात, ज़बरदस्त। बिल्कुल गलत। यहाँ पे घर परिवार सब सत्यानाश कर सकता है, आदमी खा पी के जल्दी निपट सकता है, सीताराम हो सकता है, बहुत लॉसेस कर सकता है,
अपने बड़े अनादर, ये सब चीज़ों बहुत बहुत गड़बड़ कर सकता है वो, ये बात याद रखिए। तो देखिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल लगन का लॉर्ड होने के बावजूद भी आपको बुरा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ कोई फेस वैल्यू नहीं है कि हाँ जी सेकंड हाउस में ये प्लैनेट बैठेगा तो ये नो, यहाँ पे वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, कौन से प्लैनेट साथ में बैठ गए हैं। अब यहाँ पे मंगल के साथ मालूम पड़ा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है केतु, मेष लगन का चार्ट है, यहाँ मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं पैसा, ऋण, रोग, परेशानी, घर परिवार, हजारों प्रकार की यहाँ पे वो प्रॉब्लम दे सकता है सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल और केतु, इस उदाहरण जो मैंने दिया है। तो जब भी सेकंड हाउस के प्लैनेट को आपको आंकना हो, उसको समझना हो, तो देखिए कि हाँ ये भैया ये लगन का हिसाब से ये सेकंड हाउस में अगर बैठा है और मित्र राशि का है, शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो ये शुभ फल लेगा। अब चाहे वो शनि ही हो, वो शुभ फल आपको प्रदान यहाँ पे कर सकता है। मान लीजिए अब कन्या लगन का चार्ट है, अब शनि महाराज यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के यहाँ पे हो गए, बहुत बढ़िया, वो अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। सेकंड हाउस से संबंधित आपकी वाणी से, खाने से, पीने से, घर से, परिवार से, वृद्धि से, पैसे से, चाहे शनि शनि आपको वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको वृद्धि यहाँ पे प्रदान अवश्य करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठ गया सूर्य साथ में आके, सन बैठ गए यहाँ पे आके। अब यहाँ पे क्या होगा जी, अब मैंने आपको इसी वीडियो में पहले एक सूत्र बताया था कि अगर किसी उच्च के प्लैनेट के साथ कोई नीच का प्लैनेट बैठ जाता है तो बंटाधार हो सकता है यहाँ। तो यहाँ पे वो भी सूत्र लग गया ना, शनि अब सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य बैठ गए यहाँ पे, तो घर परिवार, पैसा, नौकरी, कई प्रकार के दोष यहाँ पे अर्जित हो रही हैं। इनफैक्ट मैरिज ऑल्सो, संतान ऑल्सो, देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम बिकॉज शनि और सूर्य आपस में वैसे भी जो है एक कठिन योग मनाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, सिर्फ वो जी बृहस्पति बैठा है हमारे चार्ट में या जो बुध बैठा है हमारे चार्ट में तो बस अच्छा ही होगा, नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या नीच का है या उच्च का है, उसके साथ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, तो वो उस हिसाब से फल लेगा। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सेकंड हाउस मारक होता है। मारक का मतलब इट हैज़ द क्वालिटी टू पुल अस डाउन, हमको वो नीचे ला सकता है। मारक इज नॉट ऑलवेज टाटा बाय बाय कि हमारा सीताराम होने की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड हाउस इज ऑलवेज अबाउट कि हम नीचे आ सकते हैं किसी भी कारण से। पैसे, भाई पैसे से नीचे आदमी आ गया, दरिद्र हो गया, मरे के समान है। वाणी से कुछ ऐसा कह गया जीवन में, मरे के समान है, वो फिर लौटा ही नहीं। आदमी कहता है ना, अरे यार क्या एक बात कह दी, उससे अपनी जो है जीवन भर की सत्या पिटवा ली हमने, वो वाला पॉइंट। तो यहाँ से भी मरण हो जाता है। तो कहने का मतलब है सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, आपको देखना पड़ेगा कि वो शुभ है, अशुभ है, उसके साथ कौन बैठा हुआ है, कौन उसको देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फल देगा। इट कैन बी वेरी गुड ऑल्सो, वो आपको कई जन्मों के फल प्रदान कर सकता है। वो ऐसा प्लैनेट हो सकता है कि आपको पूर्व जन्म के हिसाब से ऐसा काम हाथ में पकड़ा दे, जिसको यूँ कहा जाए प्रोफेशन, करियर, आपके जीवन में वो ऐसा कर दे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपको ऐसी फैमिली, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे लोग प्रदान कर दे। आदमी कहता है ना भाई हम इससे मिले और फिर वो मिलते चले गए और वो एकदम से बन गया बस कहानी कहीं ना कहीं से। तो इट कैन बी लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है आपकी सस्टेनेंस से, आपके जीवित रहने से। अब वो तुरंत अटैच हो जाता है। उसको समझना सबसे ज़रूरी है कि वो अच्छा है, ख़राब है, वो क्या है। अब एक देखिए लास्ट सूत्र यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट कंबस्ट है, अस्त है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज अस्त हैं, D1 चार्ट में, लगन चार्ट में शुक्र हमारी पत्रिका में अस्त है और बैडली अस्त है, एक तरीके से देखा जाए बहुत क्लोज कंबशन है सूर्य देवता के साथ, तो आप ये कहें कि ये हमको D9 में, D9 के लिए क्या ये हमको अच्छा फल देंगे?
नहीं। ये एक बड़ा गूढ़ सूत्र है कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र जो है वो अस्त हो गए। अच्छा, D9 में हमने देखा, नवमांश चार्ट में हमने देखा कि शुक्र हमारे अच्छे बैठे हुए हैं, केंद्र में हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुभ बैठे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ये अस्त शुक्र है तो D9 के चीज़ों के लिए भी हमको कई बार वो शुभ फल प्रदान नहीं करता है। कहने का मेरा यहाँ पे अर्थ क्या है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो प्लैनेट आपके चार्ट में कंबस्ट हो गया है लगन चार्ट में, वो अगर और किसी वर्गा में जैसे D9 में, D10 में, संतान के चार्ट में अगर वो प्लैनेट अच्छा भी बैठा हुआ है कुछ कारणों से, तो भी वो अशुभ फल प्रदान वहाँ पे कर सकता है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस है कि मान लीजिए अब अगर आपकी चार्ट में यहाँ पे वो कंबस्ट है और D9 चार्ट में या D10 चार्ट में वो केंद्र में, त्रिकोण में अपनी राशि का, उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो एक्सेप्शन है, फिर आपको वो उस वर्ग के हिसाब से शुभ फल प्रदान करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपके पत्रिका में वो अस्त है, प्लैनेट शुक्र अस्त हो गया आपके चार्ट में, और अगर आपने देखा कि D9 चार्ट में वो नीच का होके 6th में, 8th में पड़ा हुआ है, तो शुक्र से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले फांद जाते हैं मैरिज पे ना, क्योंकि वो मैरिज से रिलेटेड है। तो रियलिटी में सही बात मैं बताऊं, मैरिज को फिर एक तरीके से भूल ही जाइए, उससे रिलेटेड बहुत बैड कर्स है चार्ट में। इसका मतलब है कि अगर आपके चार्ट में वो अस्त है, पहली बात, और D9 चार्ट में अगर वो 6th में, 8th में या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, बुरी स्थिति में है, तब शुक्र का भूल जाइए। फिर वो अपनी दशा में अपने कारक तत्वों से आपको बहुत कष्ट प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का क्या अर्थ है कि जो प्लैनेट आपके चार्ट में अस्त है, जैसे आप कहें कि जी हमारे चार्ट में शनि अस्त हो गया हमारे चार्ट में, ठीक है, अब D10 चार्ट में चले जाइए, नौकरी वाले चार्ट में देखिए उसको। क्योंकि नौकरी चार्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि नौकरी वाले चार्ट में सैटर्न की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ का कारक प्लैनेट में आता है सैटर्न, दशमांश वर्ग में, D10 चार्ट में। और हमने वहाँ पे देखा कि हमारा शनि जो है वो लगन में अस्त है। तुरंत दौड़ के पहुँच जाइए, D10 चार्ट खोल लीजिए, वहाँ जाके देखिए, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा शनि जो है वो नीच का बैठा हुआ है 8वें में। अब भैया तुरंत समझ जाइए कि ये शनि हमारे लिए शुभ फल नहीं देने वाला है। अब उसकी दशा में कौन से काम नहीं करने हैं, या हमको किस प्रकार से अपने जीवन का काम करना है, या कई लोग काम में सेट ही नहीं हो पाएंगे, या वही काम करेंगे जिस काम में शनि इन्वॉल्व है और उसमें लॉसेस उठा लेंगे कई प्रकार के, उनके साथ ये होता है। तो ये बात समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक अब लास्ट में जो है वो सूत्र और बताता हूँ कि देखिए, अगर जैसे आपका जो लगन है वो मान लीजिए आपका लगन है मेष का, मेष लगन है आपका, और आपका जो D10 का जो लग्न है, दशमांश का लगन है, वो भी मेष का है उदाहरण के तौर पे। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारा लगन और जो हमारा D10 नौकरी का लगन है, दशमांश चार्ट का लगन है, वो दोनों वर्गोत्तम हो गए, है ना। एक ही जो प्लैनेट है वो दोनों का लगन का लॉर्ड है। लगन का भी, हमारे जो लगन का लॉर्ड है वो मंगल है, और दशमांश चार्ट का भी जो लगन का लॉर्ड है वो भी मंगल महाराज हैं। बहुत उत्तम बात है। अब अगर ये मंगल आपके चार्ट में, D10 चार्ट में अगर शुभ बैठा हुआ है, तब तो ये वर्गोत्तम का आपको फल देगा। मतलब क्या, एक्सीलेंट रिजल्ट। बात को समझ लीजिएगा कि कोई भी वर्गा D10, D7, D12, D27, D30 अगर वो आपके लगन के साथ वर्गोत्तम वाली स्थिति में आता है, और आदमी अगर ये समझता है कि अरे हमारा लगन और हमारा नवमांश लगन दोनों वर्गोत्तम हैं, बहुत बढ़िया, अब ये ताकतवर हैं और ये बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होता है एक्चुअली में। लेकिन अगर मान लीजिए आपका लगन वर्गोत्तम है और D9 में मान लीजिए आपका जो लगन है वो मीन लगन है और वो वर्गोत्तम है उदाहरण के तौर पे, और
मालूम पड़ा कि जो बृहस्पति हैं वो D9 चार्ट में जो है वो खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। वो एक तरीके से कहीं 6th में, 8th में, 12th में पड़े हुए हैं। तो क्या हमको उस वर्गोत्तम लगन का फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका वर्गोत्तम लगन का जो वर्ग का लगन का लॉर्ड होगा अगर वो खराब हो गया तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस सिर्फ बातें रह जाएंगी, सिर्फ सपने रह जाएंगे, इल्यूजन्स रह जाएंगे। तो कहने का क्या अर्थ है, अगर आपका लगन वर्गोत्तम है, लगन और नवमांश एक ही राशि के हैं, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कहने का मतलब है, और उनके लगन का जो लॉर्ड है अगर वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका कन्या लगन है और आपका वर्गोत्तम है, तो यानी कि अब D9 में बुध जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है अपनी ही राशि का। क्या बात है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया वर्गोत्तम लगन अब आपका, और जो लगन का लॉर्ड है वो भी स्ट्रांग हो गया। तो आपको हर प्रकार का शुभ फल मिलेगा, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, नौकरी, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें प्रदान करेगा। वहीं पे अगर आपका कन्या लगन है और D9 चार्ट में आपने देखा कि वर्गोत्तम है, आपका वर्गोत्तम कन्या लगन है, आपने देखा D9 चार्ट में हमारा बुध जो है वो खराब हो गया, नीच का हो गया, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, और आप वैसे ही सोच रहे हैं या वैसे ही बोल रहे हैं कि अरे हमारा तो वर्गोत्तम लगन है और वर्गोत्तम लगन के बारे में बताया गया बहुत बड़ा फल मिलेगा, बहुत अच्छा ये मिलेगा, बहुत वो मिलेगा, बहुत दुनिया में साम्राज्य मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है और इसको हर एक चीज़ में लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका कन्या लगन बन के आया, लगन चार्ट में आपने D10 देखा, D10 का भी जो लगन है वो आपका कन्या बन के आया, तो मतलब दशमांश का जो आपका लगन है और आपका जो लगन चार्ट का जो लगन है वो दोनों वर्गोत्तम हो गए। D1 और D10 दोनों सेम लगन हो गए, कन्या लगन का हो गया। लेकिन आपने देखा कि D10 चार्ट में बुध जो है वो बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो क्या आपको उस वर्गोत्तम लगन का फायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट अगर वही लगन वर्गोत्तम है, किसी भी वर्ग में वर्गोत्तम है, और अगर वहाँ का लगन का लॉर्ड बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो आपको उत्तम फल वहाँ पे प्राप्त होंगे उस वर्ग से रिलेटेड। जैसे अगर D9 में आपका कन्या लगन है और आपका लगन भी जो है वो कन्या का है, दोनों वर्गोत्तम लगन है, और अगर D9 में बुध उच्च का बैठा हुआ है, स्वराशि का है, केंद्र में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपको वो बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा अपने हिसाब से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, सूत्र सारे समझ में आएंगे। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। सूत्र बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सूत्र बड़े सरल हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं, इसको अवश्य समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो आपका तो अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।